मेरे भाई बहनों, आपने डबल इंजन की सरकार बनाई और यह डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अभी जब मैं यहां पर आया तो मैं पूछ रहा था कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में अकेले प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 2017 में पहली बार आपने हमारी सरकार प्रदेश में बनाई थी। अकेले सीतापुर जनपद में 2,35,088 प्रधानमंत्री आवास अकेले सीतापुर जनपद के उन गरीबों को जिनका कच्चा मकान था, जो झोपड़ियों में रहते थे और बिना भेदभाव किए हुए कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन किस समुदाय का है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। और इस डबल इंजन की सरकार में जब हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो इस प्रधानमंत्री आवास के साथ शौचालय के लिए भी 1,20,000 तो आवास का देते हैं, 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए देते हैं। और जिनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है उनको 90 दिन की मजदूरी उनके खाते में 213 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनके खाते में लगभग 19,000 के आसपास, या उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से, ये नहीं कि नगद दो कोई दूसरा खा जाए, आपके खाते में जो प्रधानमंत्री आवास पाए उनके खाते में भेजने का काम किया जाता है। इसके साथ ही जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, सारे अधिकारी बैठे होंगे तो सुन लेंगे या सुनिश्चित करेंगे पूरे जिले में, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको शौचालय, उनको 90 दिन की मजदूरी, उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन वह भी निःशुल्क देते हैं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन वह भी निःशुल्क देते हैं, बिना पैसे के देते हैं। और जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलता है उन्हें आयुष्मान भारत का एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भी करा सकता है। जो निजी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत इलाज करते हैं उन निजी हॉस्पिटलों में भी जा करके कार्ड दे करके इलाज करा सकता है। मैं भी ऐसे गरीब परिवार से निकल करके आता हूं, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं, कभी मेरा भी कच्चा मकान था, शौचालय बनाने की बात तो दूर, एक कोठरी भी बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज अगर एक जिले में लगभग 2.5 लाख मकान दिए जा रहे हैं तो आप समझिए 75 जिले में कितने मकान दिए गए, कितने प्रधानमंत्री आवास दिए गए। और इसके साथ ही आजकल तो मैं नहीं जानता, आपकी गांव सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले तो हमारे जो माननीय विधायक लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनसे आपके मोहल्ले में अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी तो विधायक जी जरा हमारे यहाँ एक हैंड पंप लगवा दीजिए, कहते थे कि नहीं कहते, बताओ। और अब हर घर तक नल से जल, कौन अगड़ी जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अनुसूचित जाति का है, बिना भेदभाव के हर घर तक नल से जल 2024 तक पहुंचाने का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। वो काम तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, आपके गांव में भी चल रहा है, नहीं चल रहा है? यहाँ प्रधान जी पानी टंकी बन रही है ना। और एक बात और बता दूं, अब पानी की टंकी बन रही तो पाइपलाइन पड़ रही होगी। अब ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा आपका ही है, जो योजना बना करके आपके पास डबल इंजन की सरकार भेजती है। अब पाइपलाइन से अगर पानी पहुंचाना है तो जो पाइपलाइन पड़ेगी 1 मीटर जमीन के नीचे पड़ेगी। कितना? 1 मीटर। इसको देखना भी है कि 1 मीटर नीचे डाल रहे हैं कि 5 आधे मीटर में डाल दे रहे हैं। 1 मीटर नीचे डालना, और जहां सड़क को तोड़ेंगे, गली को तोड़ेंगे, जैसे पहले सड़क और गली बनी थी वैसे उसको फिर से बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाएगी, एक बार मोटर चला करके, पानी चला करके कहीं लीकेज तो नहीं है या चेक नहीं हो जाता,
तब तक वह काम पक्की सड़क को पक्की नहीं बनाएंगे, तब तक उसको पाट करके आने जाने के लायक बनाएंगे। आप सबको मैं अपील करना चाहता हूं, यह पैसा आपका है। इस पैसे को योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास भेजने का काम किया। अब किसी के घर में नल लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ जरा हाथ उठा करके। लग रहा है? पूछो कि नहीं? एक एक जने घर में लग रहा है, एक हाथ उठाए क्यों? पूरे गांव में लग गया तो वो तो हिंदुस्तान के हर घर में लगना। अब इसमें मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, इसमें कितने किसान हैं जिनके नाम से जमीन है या जिनके घर वालों के नाम से जमीन है? कोई है यहाँ पे ऐसे? अरे वाह, बहुत लोग हैं, बहुत जमींदार लोग हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक वर्ष में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान के खाते में भेजते हैं। जिन किसानों के खाते में 2-2 हजार की किस्त पहुंचती, जरा वो भी हाथ उठा के बता दो। क्या बात, आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे कैंप लगवाना चाहिए। सीडीओ साहब कहाँ है? यहाँ कैंप लगवाया करो, गांव में एक कैंप अलग से लगवाइए। जिन जो किसान है जिनका पैसा नहीं मिल रहा, उनके कागज में कुछ दुरुस्ती का कहीं कुछ गड़बड़ होगा, उसको ठीक कराइए। ये व्यवस्था की जा रही है। एक और अच्छी खबर दे दूं आपको, गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनका निजी नलकूप लगा? कोई है ऐसा? जरा हाथ उठाओ। अरे बहुत लोग नलकूप लगाए हो, बिजली का कनेक्शन है ना। अभी कितना बिल देना पड़ता है? कितना? मुझे सुनाई दे रही, यहाँ कूलर की आवाज आ रही है। 2000 200 रुपए महीना। 200 रुपए महीना। 1100। अब एक अच्छी खबर सुना दूं आपको। 1 अप्रैल से जो मेरे किसान निजी नलकूप लगाए खेती के लिए, नलकूप सिंचाई के लिए, उनको बिल नहीं देना पड़ेगा, उनका बिल सरकार अदा करेगी। खुश हो गए कि नहीं खुश हो गए? अब इसमें मैं अगर पूछूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से किसी को राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, अब देखो ऐसा संकोच पे कर रहे जैसे मिलता ही नहीं। जिनको मिलता है जरा हाथ उठा के, माता है पहले भी बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत अच्छे, आप सबको बधाई। 3 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ की लगभग आबादी है, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खरीद के खा सकते हैं। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन के वितरण का काम नियमित रूप से चल रहा। मैं आप सबको यह सब बताने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले की सरकारें जो होती थी, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में, सपा बसपा वाले तो देश में नहीं रहे, लेकिन बैसाखी जरूर कांग्रेस की बने रहते थे। उस समय की सरकारें संसद में खड़े होकर कहते थे कि अगर हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 रुपया पैसा पहुंचता, और 85 रुपया कौन खा जाता था बताओ? जानते हो आप लोग? आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। और मेरे प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री, गरीबों का हमदर्द, किसानों का हमदर्द, जवानों का हमदर्द, महिलाओं के सशक्तिकरण के दिलदार प्रयास करने वाले, दिल्ली से जब से सरकार 2014 में आपने बनाई है, 25 लाख करोड़ रुपया, कितना? 25 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिल्ली से एक बटन दबा करके सीधे आपके खाते में भेजने का काम किया। कितना? 25 लाख करोड़ रुपया। और हम दावे से कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने अगर 25 लाख करोड़ भेजा तो पूरा 25 लाख करोड़ रुपया पहुंचा
100 रुपया में से 15 रुपया नहीं पहुंचा। ये जो भ्रष्टाचार करते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए छापे पड़ते हैं, तो ये चिल्लाते हैं, कहते हमारे यहाँ छापे क्यों डालते हो, हमारे घर के तो प्रधानमंत्री रहे, हमारे घर के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, जिन्होंने देश को लूटा है उनके यहाँ छापे पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए, बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ, पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? ये छापे पड़ रहे तो चिल्लाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं न खाऊंगा और न खाने, जोर से बताओ, न खाने दूंगा। और जिसने भी खाया है वह भी निकाल करके गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बना करके गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित कर दूंगा। यह अभियान हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि मोदी को रोको। अभी एक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे, कितनी गालियां देने का काम करते थे। कभी नीच कहते थे, कभी गंदी नाली का कीड़ा कहते थे, कभी मौत का सौदागर कहते थे। ऐसे अनेक शब्द है, मैं अपने मुंह से इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इसी तरह के एक मामले में एक मुकदमा चला, राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया और उस मुकदमे को चलते हुए काफी समय हो गया। कल उनको सजा हो गई है। कितने साल की सजा हुई है मालूम है? जोर से बताओ, कितने साल की सजा हुई है? 2 साल। जिसको 2 साल की सजा हो जाती है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा में मैं भी अभी रास्ते में ही देखा हूं, यह सजा होने के बाद श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। सही हुआ गलत हुआ बताओ? सही। जोर से बताओ ना, सही हुआ गलत हुआ? उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे क्या श्री राहुल गांधी जी, आप देश की न्यायालय से बड़े हो कि देश के संविधान से बड़े हो कि देश की संसद से बड़े हो कि देश से बड़े हो? गलत कोई भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक खतौली के विधायक थे, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा था, उसकी भी सुनवाई, उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई। एक मोहम्मद आजम खां थे, उनके बेटा थे, उन्होंने भी गड़बड़ किया, उनकी भी सजा चली गई। और हमारे एक विधायक पहले, उनकी भी जो गलत करेगा न्यायालय उसको सजा सुनाए, उसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए बताओ? अब कांग्रेस वाले रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी, अरे न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश का स्वागत करो। और राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो गई है गलत भाषण देने के कारण से, इसका भी स्वागत करो, ये आज की जरूरत है। और जो इसका विरोध करते हैं उनको ये संदेश है कि गलत किसी भी मंच पर, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, हम लोग तो किसी भी नेता के बारे में बोलेंगे। अभी आपके सामने मैं श्री राहुल गांधी जी कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोदी जी से लगभग आधी उम्र के श्री राहुल गांधी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा। अरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तो आप वो ओबीसी वर्ग के हैं, आप उनको बर्दाश्त नहीं करोगे? उन्होंने देश में सरकार चला करके सबका साथ सबका विकास किया है और 140 करोड़ देशवासियों का हृदय जीतने का काम किया है, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। अगर देश के दुश्मन ने हमारे देश पे हमला किया तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया है। देश के 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में, मतलब निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अन्न देने का काम किया है। ये अनेक काम है जिसका वर्णन करूंगा तो बहुत देर लगेगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज यह खबर इसलिए मैं आप सबको सुना रहा हूं क्योंकि आप सबके भी जानकारी में रहना चाहिए। सारे विरोधी अभी लगे रहेंगे
जिनके यहाँ छापे पड़ने बंद हो जाएं तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अगर इनके बेईमानी करके जो देश को लूटने का काम किया, विकास की योजनाओं के नाम पर पैसा कागज में आए और सीधा इनकी तिजोरियों में चला जाए, उसकी जांच कराने का काम कर रहे हैं, जिनको बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, या तो अभी झांकी है, 2024 का चुनाव आप सब आशीर्वाद देकर के एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले अयोध्या में रोज 15,000 लोग आते थे, इस समय रोज 3 लाख लोग आ रहे हैं। कितने? 3 लाख। 3 लाख लोग रोज अगर आएंगे तो बताओ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे अनेक तीर्थ स्थलों का विकास किया। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उनको लगता है कि ये राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जी का धाम क्यों बनवा रहे हैं, ये बुद्धा सर्किट क्यों बनवा रहे हैं, ये कृष्णा सर्किट क्यों बनवा रहे हैं, ये नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल क्यों बना रहे हैं, यहाँ माता संकटा देवी का मंदिर शायद इसी विधानसभा में है, उसका जीर्णोद्धार वहां का हो रहा है। ये इस प्रकार से विकास की योजनाएं, ये मॉडल अमृत सरोवर क्यों बनवा रहे हैं, ऐसा पार्क क्यों बनवा रहे हैं, गरीबों को घर क्यों दे रहे हैं, घर दे रहे हैं तो उससे 85% कमीशन क्यों नहीं ले रहे हैं। इनके सबके मन में इस प्रकार की सोच है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहना चाहता हूं कि आज ईमानदारी और बेईमानी के बीच में लड़ाई निर्णायक दौर पर है। और आप सबके भरोसे मैं कह सकता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष आप सबके आशीर्वाद से जब आया तो अमृत सरोवर बने, हर घर में तिरंगा लहराया, जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहराया। लेकिन जब आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, पूरे विश्व में तिरंगा लहराएगा मेरे भाई बहनों, पूरे विश्व में तिरंगा लहराएगा। और आज भी दुनिया के अंदर भारत की ताकत ऐसी बनी है कि यूक्रेन के अंदर, हमारे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, मालूम है कि नहीं? रोज टीवी वाले दिखाते हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो? अब उस युद्ध के बीच में से भारत के बच्चों को वहां पढ़ने के लिए जाते थे, वहां नागरिकों को मोदी जी ने, पुतिन जी को, वहां रूस के राष्ट्रपति को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन किया, मेरे भारत के एक नागरिक जब तक नहीं निकल आते हैं तब तक आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं, 56 इंच के सीने वाले के एक फोन पर दोनों सेनाओं ने अपने हथियार नीचे डाल करके भारत के नागरिक सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचे और भारत आए, हाथ में तिरंगा लेकर के आए। तो यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। अब एक बात मैं और कहूंगा, यहां पर अगर मैं पूछूंगा कि आप बताओ सीतापुर जनपद में विकास तो बहुत हो रहा है, 2014 के पहले का सीतापुर और 2022 यानी 2023 का सीतापुर, कोई अंतर है कि नहीं बताओ? दोनों हाथ उठा के तो बता दो तो मुझे मालूम हो जाए अंतर है कि नहीं है। 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में तो 14 में आपने सरकार बना दिया था, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाया। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अंतर आया है कि नहीं आया है? धीरे से बताते हो आप लोग, आया है। 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी? भूल गए होंगे ना, कितने घंटे आती थी? 4 घंटे। कितने? 4 ना? 4। अब आप कितनी आती है? कोई 16 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। 20 प्लस 16 से 20 प्लस 20 प्लस, कोई 16 से 20। मतलब पहले की सरकार के समय बिजली नहीं आती थी, ये खबर होती थी। और जब आपने कमल खिला दिया तो कमल की तरह हर गांव भी खिल जाए, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। अब 18 घंटे बिजली आती है। और मैं जानता हूं, इसी उत्तर प्रदेश का मैं भी निवासी हूं, पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए बदल के आता था क्या? सही सही बताओ, बिना पैसा दिए आता था क्या? लेकिन अब क्या पैसा दे के आता है, बिना पैसा दिए बदलता? अंतर आया कि नहीं आया? अब एक समस्या यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी बहुत बोलते रहते हैं। अब वो समस्या है भी, मैं मानता हूं। बड़ी संख्या में जो हमारे निराश्रित गौवंश है, गाय बछड़ा वगैरह, समस्या है कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, है समस्या कि नहीं है? है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको तो हम पकड़वा लेंगे और पकड़वा करके उनको गोआश्रय स्थल तक भिजवा देंगे, लेकिन जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको पकड़वाने के बाद फिर आप नहीं छोड़ोगे, इसकी गारंटी हमें दोगे कि नहीं? रात के अंधेरे में एक देखो, पहले ये जो छुट्टा घूम रहे हैं इसे किसने छोड़ा है? बताओ, बता दो, सही सही बता दो ना। मैं आप बातचीत कर रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा हूं। आप ही लोगों ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इसमें थोड़ा आप भी सहयोग करोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको हम पकड़वा लेंगे, लेकिन जो आगे आप छोड़ने वाले उनको रात के अंधेरे में छोड़ने की जगह जो आपके आसपास की गौशाला गोआश्रय स्थल हो वहां तक पहुंचाने का काम करोगे? कर दोगे? और जिनको लगे कि तो मैं बड़ा आदमी हूं, मैं दूध तो दू करके गैया मैया का खा लूंगा, लेकिन मैं गौशाला तक छोड़ने भी नहीं जाऊंगा, तो कोई और रास्ता निकालना, रात के अंधेरे में मत छोड़ना, किसी और से भिजवा देना। तो गांव में ये छुट्टा जो गौवंश घूमता है जिससे फसलों को, किसानों को नुकसान होता है, वो नुकसान बच जाएगा। इसलिए हमने यहाँ सारे अधिकारी नोट कर लेंगे। मेरे कोई भी किसान भाई, केवल इसी ग्राम सभा के नहीं, पूरे जनपद के किसी भी ग्राम सभा के जो निवासी हैं, अगर वो अपनी कोई भी गौवंश को गौशाला लेकर के आवे तो तत्काल उनको गौशाला में लेकर के उनको वहां पर रखने का काम करेंगे, या मैं एकदम खुलेआम निर्देश देता हूं। गौशाला वाले लगाओ। हाँ, रुको, मैं यही सुनना चाह रहा हूं। पैसा मांगते वहां लेने के लिए 500 रुपया। सीडीओ साहब, ये सब कहाँ है? कौन अधिकारी यहाँ पर है? इसकी जांच करो। जो शिकायत आ रही है, जिन गौशालाओं में किसान अपने गोवंश को लेकर के जाता है, वहाँ पैसे की मांग करते हैं, फिर रात में छोड़ देते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। जो भी ऐसा गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखो, उनको जेल भेजो। 10 तारीख को ऐसे पत्रकार के साथ घटना हो गई था। मैं अभी निर्देश खुले मंच से दे रहा हूं, मैं बैठक करके नहीं दे रहा हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँ, अब मैं वहां, आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी गौशालाएं हैं वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा दी जाए, कोई भेजने के बाहर काम ना कर सके, ठीक है? लेकिन उसमें आप सब सहयोग करना, इसका ध्यान रखना। एक और बात मुझे कहना कि जैसे हम लोगों ने ये गौशालाओं का प्रबंध किया है, अब एक तबका बड़ा अभी उसको डर लगेगा। बहुत सारे लोगों ने चारागाह बोलते हैं कि गोचर भूमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चारागाह की जमीन है और उसको कब्जा करके रखा है कि नहीं कब्जा करके? तो वो कब्जा हम लोग खाली कराएंगे। खाली करा दे, सब लोग तैयार हो? जो कब्जा किए होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। सबको मैं जो गोचर भूमि है, चारागाह की जमीन है, उसको खाली कराइए, वहां नेपियर घास ला करके लगाइए, और जो ऐसे गौवंश हैं गौशालाओं में पालन हो रहा है उनको हरा चारा और पानी की व्यवस्था करवाने का काम करिए। वहां से कोई गौवंश निकाल करके कोई बाहर भेजता है तो जांच करके उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजने का काम करिए। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, चक्रोड बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा है कि नहीं? कब्जा करके रखा है, खाली कराया जाए। अभी बात में कहते ना, मेरी पहले बात सुन लो, उसका हाँ ना दे दो, और जो अपनी बात लंबी है उसको कागज में लिख के मुझे दे देना। तो चक मार्ग पर जो अवैध कब्जे उनको भी हम खाली कराएं। सरकारी जमीनों, ये आप सब अधिकारी जो हैं इसको नोट कर लेंगे। अभियान चला करके कोई चकमार्ग पर कब्जा किया, कोई फसल बोई इस समय की है,
वो काट ले, लेकिन फसल काटने के बाद अगर किसी ने कब्जा किया अपने आप छोड़ दो, नहीं तो फिर छुड़ाने की ताकत है सरकार के पास। ठीक है। तीसरी बात, गांव में बहुत सारे तालाब हैं और उन तालाबों को हम लोगों ने अमृत सरोवर के रूप में विकास भी किया है। अभी भी बहुत सारे तालाब हैं, तालाब की जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। छोटी नदी हो, बड़ा छोटा नाला हो, उसको भी लोगों ने पाट लिया है। क्या आप समझते हो कि नदियों को पाट देने से, तालाबों पर कब्जा कर लेने से आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी मिल पाएगा क्या? तो हम यह भी करेंगे कि जो नदियों पर कब्जा है, नालों पर कब्जा है, चकमार्गों पर कब्जा है, तालाबों पर कब्जा है, वह भी खाली कराने का काम करेंगे। कर ले? दोनों हाथ उठा के बताओ, करें? अब उससे आगे एक और बात मैं कह दे रहा हूं, सारे अधिकारी इसको नोट भी कर लेंगे, ये स्पष्ट निर्देश है। किसी गरीब का अगर कहीं ऐसे स्थान पर कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम करिए, और जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए तब तक उसको मत उजाड़िएगा। लेकिन किसी माफिया ने कब्जा किया है तो कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों को, आज यहां पर हमारी मातृशक्ति बैठी बहुत सारी समूह से जुड़ी हुई, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। अभी कई हमारे दिव्यांग दो भाई आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2011 जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के सेंसेक्स के अनुसार सूची बनी थी। अमीर आदमी को गरीब बना दिए थे, गरीब आदमी को अमीर बना करके भेज दिए थे। इसके कारण बहुत सारे लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। उसमें मेरे दिव्यांग लोग भी छूट गए थे। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना एक बनाई है प्रदेश सरकार की ओर से। जो दिव्यांग हैं उनका प्रमाण पत्र मिलने, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पाए हैं तो उनको वह लाभ दिलाने का काम हम मुख्यमंत्री आवास योजना से करते हैं और उसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। एक बात और मुझे कही, हमारी महिलाएं बहुत दिन रात मेहनत करी। पहले क्या, हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इतना अच्छा काम कर पा रहे। अगर केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ना हो और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ना हो तो इतनी अच्छी सेवा हम आपकी ना कर पाए। ऐसे ही हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे घर के पुरुष कमाते हैं वैसे महिलाएं भी कमाई करें। समूह का गठन हो रहा है गांव-गांव में। इसमें जो महिलाएं आई हैं, समूह से कोई जुड़ी हुई है? जरा हाथ उठा के बताओ कोई समूह से जुड़ी है। अभी समूह को लेकर के थोड़ा विशेष है। डीसी नारायण कहाँ है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कितना अच्छा है इस बार का। अभी इस समय अभी 13,000 नए समूह और बनेंगे। वैसे प्रदेश में हम दिसंबर इसी 2023 तक 3 लाख समूह गठित करेंगे। उनको अभी चेक डेमो यहाँ पर दिया है ना, पैसा भी बहुत कम ब्याज पर देते हैं। उसी पैसे से ये हमारी माताएं बहनें कोई ना कोई व्यापार शुरू करती हैं और ये कमाई करने के बाद कोई पैसे की बर्बादी नहीं करती हैं। डबल इंजन की सरकार से जैसे देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, जब घर के पुरुष भी कमाएं और महिलाएं भी कमाएं तो परिवार का भी विकास होगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बात मुझे और कहें, आजकल सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही, बहुत सुविधाएं मिल रही। अब कई लोग पहले थोड़ा थोड़ा कमा करके बचा करके अपना कोई ना कोई एक घर का एक कमरा बनवाते थे। अब लोग आलसी हो गए। वो सोचते हैं कि हमको सरकार ही घर बना करके दे और तभी हम घर बनाएंगे, नहीं तो झोपड़ी में रहेंगे। और किसी को एक मकान मिल गया तो कोई बच्चा उनके घर का बड़ा हो गया तो एक झोपड़ी बगल में डाल देते। सही है? मुझे सब पता है, ध्यान रखना। पहला हम लोगों का लक्ष्य है जिनको, जो गरीब है, जो बिना घर के है, कच्चे मकान में रहता है, जिनके घर की महिलाओं को भी शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो उनको घर भी मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन भी मिल रहा है, पानी का कनेक्शन मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, इलाज के लिए पैसा मिल रहा है। छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको कॉपी, किताब, बैग, ड्रेस, जूता, मोजा
मिड डे मील का भोजन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब सब कुछ फ्री में हो गया तो कई लोग सोचते हैं दिन भर बैठ करके ताश के पत्ते खेलो, करते हो ना, और भी तमाम खेल खेलते होंगे आजकल। वो मैं कई गांव में गया, कहीं देखा 4 से बड़े बुजुर्ग भी बैठे थे, वो कोई गोटी खेलते रहते। मैं जानता हूं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, सरकार जितना भी अच्छा से अच्छा कर सकती है, ये देश में 8 साल की मोदी जी के नेतृत्व में, और कल हमारी सरकार का 6 साल पूरा होगा, और 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार जितना अच्छा काम कर सकते उससे अच्छा करने का हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। लेकिन अगर आप सब आलसी बन जाओगे तो मेरा ध्यान रखना, परिवार का विकास रुक जाएगा। अगर परिवारों का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो जिले का, फिर प्रदेश का, फिर देश का विकास होगा। अगर आप में से तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, अगर बचपन से आप मेहनत नहीं कर रहे होते तो आज बीमार कहीं हॉस्पिटल में भर्ती रहे होते। और आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, केवल दिन भर मोबाइल चलाते हैं। सही है कि नहीं है? मेरा आप सबसे निवेदन है, सरकार जो आपको देती है आपको लो, और जो हम दे सकते हैं वो लगातार देने का काम करेंगे, लेकिन अपनी कमाई करने का काम मत बंद करो। जैसे डबल इंजन की सरकार देश में कमाई करके और गरीबों की भलाई का काम करती है, वैसे परिवार में डबल इंजन की सरकार पुरुष और महिला दोनों मिलकर के कमाएं और परिवार की भलाई के लिए, आगे परिवार को बढ़ाने के लिए काम करें। और अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करिए, लेकिन काम करना मत बंद करिए कि सब फ्री मिल रहा है, इसलिए राशन फ्री मिल रहा है, घर में भी राशन है तो राशन बेच करके शाम को शराब पी जाएंगे। करते हैं कि नहीं कुछ लोग ऐसा? मुझे सब पता है, ध्यान रखना इस बात को। सब लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हमें बचत करना, हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना। मैं भी चूंकि उसी माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से निकल करके आए, उनका भी पक्का घर नहीं था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में भी बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं था, पानी का कनेक्शन नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा जो कष्ट मेरे माँ बाप ने गरीबी के कारण सहा है, आज देश के गरीबों ने मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया, प्रधान सेवक बनाया है। जो कष्ट मेरे परिवार ने सहा है, इस देश के किसी गरीब परिवार को मैं नहीं सहने दूंगा। इस संकल्प के साथ वो देश की सेवा कर रहा है। अब उनकी सेवा को सफल बनाने में हम सबको योगदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सबसे अपील करके जा रहा हूं। अब यहां हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में आपके खड़े। अब आप भूल गए होंगे 2017 से पहले गुंडों अपराधियों से पुलिस डरती थी कि नहीं डरती थी? अब अपराधी और गुंडे माफिया पुलिस से डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? पहले अपराधी पुलिस को डराते थे, आज अपराधी पुलिस से डर करके भागे भागे फिर रहे हैं। हमने कानून व्यवस्था प्रदेश की दुरुस्त करने का काम किया, चुस्त करने का काम किया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त सीतापुर, यह बनाने में आप सब जब तक सहयोग नहीं करोगे, कभी भी एक रथ है तो एक पहिए से कोई रथ सही दौड़ नहीं कर सकता। अगर एक रथ सरकार है तो रथ का एक पहिया सरकार है तो दूसरा पहिया समाज है। समाज और सरकार मिलकर के हम परिवार को भी आगे बढ़ाएं, गांव को भी आगे बढ़ाएं, जिले और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। आप विश्वास रखिए, पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की टक्कर का कोई दूसरा नेता नहीं है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और वह दिन रात आप में से देखिए, मैं मेहनत करने के लिए क्या कह रहा हूं। कभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लगभग 71 वर्ष की आयु हो रही है, 72 वर्ष की लगभग हो रही हो, कभी उनको छुट्टी लेते देखा है? दिन रात किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए काम करते हैं, देशवासियों के लिए काम करते हैं, देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और आज हम सब उनके इस संकल्प को सफल बनाने में अगर अपना योगदान कम रखेंगे तो हमें भोजन मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा, दवाई और पढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन हम आगे चल करके जिस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, वह नंबर 1 बनाने में कहीं न कहीं माननीय मोदी जी का यह विजन है, यह लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सफल बनाने में आप सबको भी सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। इसको संकल्प लीजिए। आज 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है।
सारे विरोधी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है, विरोधी कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और पूरा हिंदुस्तान कहता है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। पूरा हिंदुस्तान कहता है। तो मैं आप सब लोगों को आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन सरकार के माध्यम से जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं, जो किए हैं उससे अच्छा आगे करने का काम आपकी आदरणीय विधायक आशा मौर्य जी की अगुवाई में यहाँ पर करने का काम करेंगे। उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, उतनी ही नहीं और भी कुछ यहाँ की समस्याएं हो तो वह भी वो बताएंगी। सरकार के पास जो साधन होगा उसके माध्यम से उसको हम करवाने का काम करेंगे। और सारे अधिकारी मिलकर के हम तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज, यानी शहर अगर स्मार्ट है तो गांव भी स्मार्ट होने चाहिए। हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। हम गांव के लोग शहर में जाकर के रोजगार खोजें, ये हम नहीं चाहते, बल्कि गांव में ही रोजगार, आप हमारे नौजवान प्रतिभाशाली हैं, गांव में ही रोजगार सृजित करें, गांव में ही अपना व्यापार भी करें, 10 लोगों को रोजगार भी दें। ऐसे उत्तर प्रदेश का, ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं, उस पर बातें मैं बाद में करूंगा। मेरी शाम को एक और लखनऊ में बैठक है, मुझे जाना पड़ेगा, 5 बज गया है। आप सबको बहुत भाषण सुनाए होंगे, लोग सुनाए ना? हाँ बोलो। आप महिला ने समूह की दीदियों से बात करते हुए चिंता मत करो। और आपको ये बता रहा हूँ कि THR प्लांट होता है, जो बाल विकास पुष्टाहार जो नहीं बढ़ता था पहले, उसमें बेईमानी होती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक टेक होम राशन प्लांट लगाने का एक समूह की दीदियों के माध्यम से अभियान चला। अब उसके माध्यम से जो कमाई कुछ बड़े बड़े उद्योगपति करते थे, ये हमारी समूह की माताएं बहनें करेंगी, बेटियां करेंगी, बहुएं करेंगी। इसके लिए अभियान शुरू किया, उसमें कुछ अड़चन थी, उसको हमने दूर कर दिया है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, सबको प्रणाम, जय श्री राम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।